इस वीडियो में हम डिफिनेशन ऑफ एंजाइम के बारे में, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है। डिफिनेशन में हम इसका तारुफ करते हैं। फंक्शन जिसका एक काम है, एंजाइम के कुछ काम होते हैं जो फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ है, कुछ खसूसियात होते हैं, हर एंजाइम के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, हम एंजाइम को नाम कैसे देते हैं, किसी भी एंजाइम का नाम हम किस तरीके से, को तरीक़ाकार क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक एंजाइम किस वो जब किसी चीज़ पर अमल करता है तो वो कैसे करता है, वो तरीक़ाकार क्या होता है, तो वो मैकेनिज्म हम उसको कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, डिफरेंट जो है फैक्टर्स है, जो चीज़ें हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अच्छा इनहिबिशन होता है एंजाइम का, तो इनहिबिशन क्या है, और फिर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, और फिर उसके बाद आखिर में डिफरेंट प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है जिसमें पेपेन है, ब्रोमेलिन है, फेसिन है, ये सारी चीज़ें हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसका ये है कि जिस तरह ये एक कैटलिस्ट के तौर पर एंजाइम जो है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में मैट्रिक में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी कोई भी रिएक्शन होता हो तो उसमें वो खुद जो है कोई काम उसका नहीं होता, लेकिन वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको अ, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो वो कंज्यूम खुद नहीं होता। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, जो खुद उस में कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन वो उस रिएक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरह एंजाइम भी एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, और ये रेगुलेट द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद whether itself being altered in the process, ठीक है ना। तो ये कुछ में चेंजेस इसमें नहीं आती, एक रिएक्शन में यूज होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में एक रिएक्शन में यूज होते हैं, और खुद इनमें कोई चेंजेस नहीं आती है। ये एंजाइम है। The biological process that occur within all living organism are chemical reaction and most are regulated by enzymes, ठीक है। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, वो एंजाइम्स जो है वो उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, आपके बॉडी में। जो भी ये सारे जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, इसमें डाइजेशन है। डाइजेशन में क्या होता है, आपके जो बॉडी में लार्ज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस तरह प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, या ये जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन होता है इसका। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसके ब्रेक डाउन होता है, तो ये सारे काम एंजाइम करता है। एंजाइम की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर एंजाइम ना हो तो फिर वो ये चीज़ें इतनी जल्दी से नहीं होगा, नहीं होंगे, और फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे इसकी वजह से। तो एंजाइम इसमें रोल अदा करता है, ठीक है। मैनी इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीजेज, अच्छा कुछ डिजीजेज है, अल्बिनिज्म है, इसमें फिनाइलकीटोनुरिया है, ये भी एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से अगर होते हैं। अगर कुछ खास एंजाइम की डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एंजाइम जो है ये प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसका एक खास स्ट्रक्चर होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, और अमीनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक हम कह सकते हैं, प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये शुगर है, ठीक है। इस तरह अमीनो एसिड भी एक जिस तरह वो है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ठीक है। तो अच्छा, लार्ज प्रोटीन एंजाइम मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर अमीनो एसिड चेन्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एंजाइम जो है कुछ एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, और उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉली मीन मेनी और पेप्टाइड मीन जिसमें पेप्टाइड लिंकेजेस हो, ठीक है। पेप्टाइड जब प्रोटीन अमीनो एसिड के दरमियान जो लिंकेजेस होते हैं
जो बांड्स होते हैं हम इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, एंजाइम। The amino acid sequence determine the characteristics folding pattern of the protein structure which is essential to enzymic specificity, ठीक है। जो एंजाइम का सीक्वेंस होता है वो ये जो खास किस्म का सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का किसी भी प्रोटीन में, और वो इसकी स्पेसिफिसिटी को जाहिर करता है। अगर एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है, आपने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा होगा, और इस तरह डिफरेंट जो है कोडिंग होती है, तो इस तरह अमीनो एसिड का भी एक ख़ास पैटर्न होता है, और उस पैटर्न से उसकी स्पेसिफिसिटी के ये एंजाइम किसी ख़ास स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, उसमें काम करेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है एंजाइम अमीनो एसिड का एंजाइम्स में, तो ये पैटर्न डिसाइड करेगा कि इसने किस रिएक्शन को कैटलाइज करना है, उसमें रोल अदा करना है, ठीक है। तो ये उसके उस पर डिपेंड करता है, सीक्वेंस पे। एंजाइम्स एंजाइम का जो रोल है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, if the enzyme is subjected to changes such as fluctuation in temperature or pH, the protein structure may lose its integrity and enzymatic ability, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेम्परेचर है, इसमें पीएच है, ये सारे मुतासर करते हैं, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं। अगर इस ये हद से ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है तो फिर एंजाइम जो है अपना प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर लूज करेगा, और एंजाइम पर एक्टिविटी और उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात जो है ये एंजाइम की जो डिनेचुरेशन है रिवर्सिबल होती है, लेकिन सम केसेस में ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। डिफिनीशन, अच्छा, कोफैक्टर इसमें है। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ये एंजाइम के साथ कुछ खास ग्रुप्स अटैच होते हैं जो आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी में अपना रोल अदा करते हैं। एंजाइम, कोई भी एंजाइम जो जिसका रोल होता है, तो वो एक उसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ होता है, और वो ग्रुप का ये उस ग्रुप का ये काम होता है कि वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और आपके रिएक्शन को आगे मूव करेगा। तो उस ग्रुप को हम कोफैक्टर कहते हैं, जो वो ग्रुप जो एंजाइम के साथ अटैच हुआ होता है, और उसका काम ये होता है कि वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करके स्पीड अप करेगा, उस ग्रुप को हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। Cofactor may be either a coenzyme, inorganic molecules such as vitamin, or inorganic metalline, some enzyme require। अच्छा, ये कोफैक्टर जो है आपका, जो एंजाइम के साथ अटैच हुआ होता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, कुछ इनऑर्गेनिक मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात सम एंजाइम में बोथ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दो टाइप ऑफ विटामिन्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, ये बहुत सारे अटैच भी हो सकते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में भी, अच्छा, ये बाज़ औक़ात टाइटली इसको बाउंड हुआ होता है एंजाइम के साथ, या अगर ये टाइटली कनेक्टेड है तो हम इस कोफैक्टर को फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है? डाइजेशन करता है एंजाइम, डाइजेशन करता है, तो जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं टू स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज आता है, ठीक है। चीज़ मेकिंग में यूज़ होता है, इस तरह स्वीटनर्स के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है आपकी सुक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये जब ग्लूकोज रिलीज होता है तो वो क्या कहते हैं, स्वीट जो है टेस्ट होता है फिर उसका। एज अ ड्रग भी हम इसको यूज करते हैं, इस तरह अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोडक्शन में यूज होता है, डिटर्जेंट के तौर पर भी यूज हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग और मीट टेंडराइजेशन में भी एंजाइम यूज हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जो खुद किसी रिएक्शंस में यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज होती है जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो एंजाइम प्रॉपर्टी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी, ज़्यादातर एंजाइम जो है सॉल्युबल है इन वाटर,
एंड डाइल्यूटेड अल्कोहल सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। ये अच्छा एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। इस तरह नहीं होता कि आपका हर एंजाइम आपके खास रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा। हर एक रिएक्शन के लिए एक खास किस्म का एंजाइम होता है और वो उसको कैटेलाइज करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। और ये तो ज़ाहिर बात है कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अच्छा, टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ज़्यादातर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के फंक्शन के लिए वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस है। और स्पेसिफिक पीएच पे भी एंजाइम काम करते हैं। ट्रिप्सिन जो है 9 पीएच पर काम करता है, पेप्सिन जो है 2 पीएच पर काम करता है, ठीक है। तो ये होता है नोमेनक्लेचर। हम एंजाइम को जब किसी भी एंजाइम को हम नेम नेम देते हैं, नेम नेम करते हैं, तो हम इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। ज़्यादातर जो है नेमिंग जो है एंजाइम का इस तरह होता है कि जो रिएक्शन ये एंजाइम कैटेलाइज करता है, जो सबस्ट्रेट ये एंजाइम कैटेलाइज करता है, उस सबस्ट्रेट के आखिर में हम ए एस ई एज लगाते हैं, तो वो इस तरह एंजाइम का नाम बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपका यूरिया एक सबस्ट्रेट है, यूरिया। अगर यूरिया को जो जो एंजाइम कैटेलाइज करता है तो हम इसको यूरियस कहते हैं। तो यूरिया हुआ आपका सबस्ट्रेट और जो एंजाइम इसको कैटेलाइज करते हैं वो यूरियस हुआ है। इस तरह होता है एंजाइम का नेमिंग। किस तरह होता है, हमको एंजाइम को नेम किस तरह देते हैं, उसके आखिर में ए एस ई लगाते हैं। जो सबस्ट्रेट यूज होता है किसी भी एंजाइम में, उस सबस्ट्रेट के आखिर में हम ए एस ई लगाते हैं। इस तरह एंजाइम का नाम बन जाता है। मेजॉरिटी केस में, बाज़ औक़ात नहीं भी होता है। इस तरह ट्रिप्सिन है, ये भी एंजाइम है, उसके आखिर में ए एस ई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह होता है, ठीक है। नेमिंग हम इस तरह देते हैं, ठीक हुआ इस तरह। और not all enzymes have been named in this manner. However, to ease the confusion surrounding the enzyme nomenclature, this classification has developed based on the type of the reaction the enzyme catalyzes. अच्छा, इसका एक ये भी क्लासिफिकेशन इस तरह भी है। अक्सर ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये 6 ग्रुप्स में एंजाइम को डिवाइड किया गया है इस क्लासिफिकेशन में। और ये जो है रिएक्शंस के बेस पर क्लासीफाई किया गया है एंजाइम। मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस को जो एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं, तो एंजाइम्स को उन रिएक्शंस के बेस पर उन कैटेगरीज में प्लेस किया गया है, ठीक है। इसमें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस किस्म के क्लासिफिकेशन में। इसमें एक्सीडो रिडक्टेज है, इसमें ट्रांसफरेजेस है, इसमें हाइड्रोलाइजेज है, लाइजेज है, आइसोमरेजेज है और लाइगेजेज है। तो ये 6 कैटेगरी से ये रिएक्शंस के बेस पर क्लासिफाई किया गया है एंजाइम को इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, तो वो एंजाइम इस क्लास में रखते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन जो है क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जब हम किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसके रिवर्स रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस तरह ट्रांसफरेजेस भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक ग्रुप हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जब वो रिएक्शंस ये होते हैं जब हम एक ग्रुप एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस को ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, और उनमें जो एंजाइम रिक्वायर है, दरकार होते हैं, उन एंजाइम को हम ट्रांसफरेजेस फैमिली में क्लासिफाई या ग्रुप करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइजेज कुछ खास किस्म के एंजाइम का ग्रुप है, और ये वो रिएक्शंस कैटेलाइज करते हैं जिसमें लाइसिस ऑफ वाटर होता है, अपटेक ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इस तरह लाइएजेस भी एक ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, एक ग्रुप है एंजाइम्स का। और इसमें हम कुछ खास किस्म के ग्रुप रिमूव करते हैं लाइएजेस रिएक्शंस में, और उन ग्रुप की रिमूवल की वजह से फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके
बन जाते हैं। तो ये एंजाइम ये जो लाइसिस में होते हैं उनका ये काम होता है, जब एक ग्रुप रिमूव होता है तो ये डबल फॉर्मेशन उसमें होती है, तो ये लाइसिस वाला ग्रुप ये काम करता है। आइसोमरेज इज आइसोमीन आइसोमर मीन जो है which is same different same chemical formula but different structural formula those compounds, so हम उसको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमरेज वो एंजाइम होता है जब कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं उस एंजाइम को हम आइसोमरेज कहते हैं। इस तरह लाइगेज इज वो एंजाइम है which couple the formation of various chemical bond using adenosine triphosphate or similar nucleotide, ठीक है। तो इसमें ये लाइगेज एंजाइम होते हैं यूज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है मैकेनिज्म, in most chemical reaction energy barrier exists that must be overcome for the reaction to occur, ठीक है। एक रिएक्शंस को अकर करने के लिए कुछ एनर्जीज बैरियर्स होते हैं, और इन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहिए ताकि रिएक्शन आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बैरियर ओवरकम करने के लिए हमें एंजाइम की पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। So when metabolic changes are required in a cell, however, certain of these complex molecules must be broken down and this energy barrier must be surmounted, ठीक है। जब भी कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस रिक्वायर होते हैं किसी भी सेल में, तो उसके लिए हम जो है ये कम्प्लेक्सेस जो है ये फैट से कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है इनको तोड़ना पड़ता है, उनको ब्रेक अप करना पड़ता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको ब्रेक करते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अच्छा, हीट जो है heat could provide the additional needed energy, but the rise in the temperature would kill the cell. तो हीट का एक इफेक्ट होता है एंजाइम, लेकिन ज़्यादा हम हीट देंगे अगर एंजाइम को तो उससे फिर वो डिनेचुरेशन होती है एंजाइम की और प्रोटीन फिर डिस्ट्रॉय होता है। तो इसका फिर अल्टरनेट हुआ किसी भी एक्टिविटी के लिए कि हम इसको आगे बढ़ाए, तो हीट से अगर नहीं हम कर सकते तो फिर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और इस तरह एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो ये एंजाइम का रोल है कि जो रिएक्शंस हम हीट के थ्रू नहीं कर सकते तो हम उसके लिए एंजाइम यूज़ करते हैं, और हीट से वो डिनेचर नहीं हो जाते और एंजाइम से फिर वो काम हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम इस तरह करता है कि एंजाइम जो है उस सब्सट्रेट के साथ मिलते हैं, सब्सट्रेट के साथ मिल के वो एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक ट्रांजिशन स्टेट होता है और दैट रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। तो इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो इस स्टेज के बाद फिर एंजाइम अलग हो जाता है, वो फिर दूसरी रिएक्शंस के लिए को आगे रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, सब्सट्रेट अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरह तो इस तरह हो जाता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इसमें बन जाता है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है क्विकली ब्रेक जो है एंजाइम अलग हो जाता है और सब्सट्रेट अलग हो जाता है, और ये एंजाइम जो है फिर आगे दूसरे उसको कैटलाइज करता है सब्सट्रेट को। एंजाइम में जो एक ख़ास किस्म का एक्टिव साइट होता है, और वो एक्टिव साइट जो है certain region of the enzyme called the active site bind to the substrate, तो ये जो है एक्टिव साइट बाइंड करता है आपके सब्सटेंट को, ठीक है। एंजाइम में एक खास किस्म का एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट के थ्रू ये बाइंड करता है आपके सब्सट्रेट को, और वो रिएक्शन आगे यूटिलाइज आगे कैटलाइज होता है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह हुआ। द ये जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, ये ग्रू या पॉकेट की तरह होता है, और ये किस तरह बनता है, बाय फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन्स के कुछ फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड से फोल्डिंग्स होती है, उन फोल्डिंग्स की वजह से ये एक्टिव साइट बन जाता है। Three dimensional structure together with the chemical and electrical properties of the amino acid and cofactor with an active site permit only a particular substrate to bind, ठीक है ना। ये स्पेसिफिसिटी की बात है कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं, और इसमें हर एक एंजाइम जो है उस वो एक स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं,
और उनमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उनमें हर एंजाइम में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि ये एंजाइम किस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ये इफेक्ट करते हैं आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ये फैक्टर्स क्या क्या है? Because enzymes are not consumed in the reactions, they can catalyze and can be used over again and again. Only very small quantity of enzyme is needed to catalyze reaction, ठीक है। तो ये जाहिर बात है कि ये खुद जो है यूज नहीं होते और इसको हम दोबारा दोबारा बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक एंजाइम जो है कन्वर्ट कर सकता है 1000 सब्सटेंस पर सेकंड, ठीक है। एक एंजाइम इसकी कैपेसिटी होती है। जो एंजाइम का एक्टिविटी का जो रेट है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ, और एक खास हद तक ये इंक्रीज होता है। उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फिर वो नहीं बढ़ता एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। इस तरह द एंजाइम इज देन सेड टू बी सैचुरेटेड, हम इसको फिर सैचुरेटेड कहते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शंस बीइंग डिटरमिन्ड बाय द स्पीड एट व्हिच द एक्टिव साइट कैन कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू। अच्छा, ये हम रेट से मुराद हम ये है कि रेट ऑफ एंजाइम से मुराद ये है कि ये एक्टिव साइट जो एंजाइम है वो कितने स्पीड के कितने स्पीड पर कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। एक्टिव साइट एंजाइम का कितने स्पीड पर कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, तो इसको हम रेट कहते हैं। अच्छा, इनहिबिशन होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अब बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आती है, वो एंजाइम की एक्टिविटी ये जो एक्टिव साइट है उसके साइड बाइंड करता है और फिर उसकी वजह से फिर एंजाइम इनएक्टिव पड़ जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है, कुछ ड्रग्स होती है, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, अदर कोई एजेंट्स होते हैं, तो वो बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। वो बाज़ औक़ात एंजाइम के एक्टिव के साइट के साथ बाइंड करते हैं और उसकी वजह से फिर एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती। तो हम ये जो इंटरेक्शंस है एंजाइम के एक्टिव साइट का और दूसरे जो एजेंट्स है इनको हम इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। इनहिबिशन फिर दो तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकते हैं और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये जो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट और ये जो केमिकल्स है दूसरे पॉइजन है उसका कंपटीशन होता है एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए। और नॉन कम्पिटिटिव में वो इस तरह कंपटीशन नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इसमें कम्पिटिटिव में जो है इस तरह होता है कि एंजाइम ये जो सबस्ट्रेट और जो दूसरा केमिकल है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और नॉन कम्पिटिटिव में सिमिलर स्ट्रक्चर उनका नहीं होता लेकिन वो इनहिबिशन होती है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, ठीक है। इस तरह तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी मुख्तलिफ तरीक़ों पर जो है होती है, इनहिबिट होती है। Competitive inhibition occur when molecules are very similar to the substrate molecule bind to the active site and prevent binding of the active substrate, ठीक है। Competitive inhibition occur when molecules very similar to the substrate molecule bind to the active site and prevent binding, ठीक है। ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि competitive inhibition में किस तरह होते हैं, substrate molecule बहुत सिमिलर होते हैं जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है पेनिसिलिन एक है एंटीबायोटिक, ठीक है। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है किस चीज़ का, एंजाइम का एक्टिव साइट इसको कम्पिटिटिवली इनहिबिटर है जो है ऑफ एन एंजाइम दैट मेनी बैक्टीरिया यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर सेल वॉल। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है इस एंजाइम को यूज़ करते हैं, जो एक एंजाइम को यूज़ करते हैं ताकि उससे ये बैक्टीरिया जो है अपने सेल वॉल जो है कंस्ट्रक्ट करें। तो ये पेनिसिलिन जाके कम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है उस एंजाइम का
और जब वो कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है उस एंजाइम का, तो फिर आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन नहीं होती और बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है। Non-competitive inhibition occur when an inhibitor bind to enzyme at a location other than active site। ठीक है, इसका डेफिनेशन प्रॉपर ये है कि जो है एक्टिव साइट पर नहीं बाइंड करता इस किस्म के इनहिबिशन में, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी मुतासर हो जाती है उसके साथ। ठीक है। और in some cases of non-competitive inhibition, the inhibitor start to bind to the enzyme in such a way as to physically block the normal active site। ठीक है। बड़े तरह ये इस तरीके से बाइंड करते हैं। इनहिबिशन का नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इस तरह होता है कि वो ज़ाहिरी तौर पर तो वो एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड करता, लेकिन वो एक्टिव साइट के साथ एंजाइम का जो सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग है वो उसको रोक लेता है। और in other instances the binding of the inhibitor is believed to change the shape of the enzyme। अच्छा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो बाइंडिंग होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसकी वजह से जो 3D जो एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो चेंज हो जाता है, और जब वो चेंज हो जाता है तो फिर वो सब्सटेंस के साथ नहीं बाइंड कर सकता। तो ये भी हम कह सकते हैं कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इस तरह होता है। ठीक है। द लेटर टाइप ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो लेटर है, जिसमें क्या होता है चेंजेस होती है उसके 3D स्ट्रक्चर में एंजाइम के, तो इसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। द प्लेस वेयर द इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम, इसका जो जिस जगह पर इनहिबिटर बाइंड करता है उस साइट को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ये जो है प्लांट के डिफरेंट एंजाइम्स है, ब्रोमोलिन है, हम इसके बारे में पेपेन है और फेसिन है, ये डिफरेंट है 3, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रोमोलिन जो है क्या है, ये एक प्रोटीलेटिक एंजाइम है, प्रोटीन को लाइसिस करता है, प्रोटीलेटिक हम इसको कहते हैं। बोटानिकल सोर्स इसका क्या है, ये हम ऑब्टेन करते हैं राइपन फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल, प्लांट जूस ऑफ अनानास, ये इससे हम ऑब्टेन करते हैं। ब्रोमिलेशी इसका फैमिली है, और मॉलिक्यूलर वेट 28 मिलीमोल। ये जो है इस तरह आप लोगों का जो फार्माकोग्नोसी ये एंजाइम का जो चैप्टर है, इसमें ये ब्रोमोलिन एंजाइम है, इसके बाद पेपेन है, फेसिन है। ये एंजाइम आपके पेपर्स में आते हैं। अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी होती है, नेचर लिखना होता है, बोटानिकल सोर्स है, फैमिली, डिस्क्रिप्शन, मॉलिक्यूलर वेट, ऑर्डर, कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने याद करके उसमें लिखने होते हैं। ठीक है। तो ये आपका लोगों का इस तरह होता है, पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह लिखनी है जिस तरह ये मेंशन है अभी इसमें। तो फैमिली ब्रोमेलेशी से मॉलिक्यूलर वेट 2800 मिलीमोल है, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डरलेस है ये, और कलर बफ कलर पाउडर है, टेस्ट एक्रेड है इसका, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म है इसमें। इसका कलेक्शन और प्रिपरेशन किस तरह होता है, हम फ्रेश स्टेम और फ्रूट को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको H2O2 से जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन से हम वॉश करते हैं, फिर हम उसका छिलके उतारते हैं और स्मॉल स्मॉल पीसेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम कलेक्ट करते जूस कलेक्ट करते हैं पाइनएप्पल से या उसके फ्रूट से, by homogenization in the presence of sodium acetate buffer solution and filtered। ये सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हम करते हैं कलेक्ट, और फिर बाद में हम इसको कलेक्ट फिल्टर करते हैं। ये जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है इसके बाद जो है बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, इसको ऐड किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर। 1 ग्राम पर केजी हम इसको ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। और फिर जो है जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है हम इसको फिल्ट्रेट कहते हैं, क्रूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन द ब्रोमोलिन, इन दैट ब्रोमोलिन इसमें फिर हम ब्रोमोलिन जो है ऐड करते हैं, देन centrifugation for 10 minutes at 2000 rpm या 4000 या 6000 rpm at 4 डिग्री जो है हम इसको करते हैं। यूजेस का क्या है, इंजाइना में यूज होते हैं, डिस्मेनोरिया, ये सारे सीवीएस जैसे में, अर्थराइटिस है, एथलेटिक इंजरीज है, ब्रोंकाइटिस है, बर्न में जो है, कैंसर में,
Dermatological condition है, digestive disorder, pancreatic insufficiency, thrombophlebitis इसमें यूज होता है। पेपेन भी एंजाइम है, इस तरह ये प्रोटीलेटिक एंजाइम है। ठीक है, पेपेन इज ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेन होता है फ्रॉम ग्रीन फ्रूट एंड लीव्स ऑफ कैरिका पेपाया से यूज होता है। कैरिएशी इसका फैमिली है, कैरिकेशी इसका फैमिली है। जियोग्राफिकल सोर्स इसका इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अमेरिका, कल्टिवेटेड इन श्रीलंका, तंजानिया, हवाई इनमें जो है ये होता है। प्लांट डिस्क्रिप्शन इसका, ये तकरीबन 5 to 6 मीटर तक के इसकी हाइट बढ़ जाती है। और लेंथ जो है 12 इंचेस, फ्रूट का जो इसका लेंथ है फ्रूट का वो 12 इंचेस तक होता है। इस तरह वेट जो इनका 5 kg तक होता है। और ये केजीज में, और मालिकुलर जो वेट है वो 2510 तक होता है। कलर इसका जो है मार्पस लाइट वाइटिश कलर पाउडर होता है। सॉलिबिलिटी इसकी सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। कलेक्शन इस हम किस तरह करते हैं पेपेन का, जो इपिकार्प जो है आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट होता है, उसको हम क्या करते हैं, ये जो अटैच होते हैं, तो हम epicarp of the fruit adhered with the orange color, fleshy sarcocarp which surround the central cavity। ठीक है, epicarp जो है adhere होता है ऑरेंज कलर फ्लिशी सार्कोकार्प को, और इसमें एक सेंट्रल कैविटी होती है। ये जो कैविटी होती है इसमें नियरली ब्लैक सीड्स होते हैं। और जब ये फुल ग्रोन हो और अनराइप हो, फुल ग्रोन हो और अनराइप हो, तो फिर हम इंसेशंस करते हैं, कुछ कट लगाते हैं इस फ्रूट को। और उस फ्रूट से फिर जो लेटेक्स है, जो लिक्विड टाइप ऑफ चीज़ जो है वो हमें obtain होती है। जो लेटेक्स है वो फ्लो करता है फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए, और फिर वो कोगुलेट कर जाता है। फिर हम उस लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं, और आफ्टर कलेक्शन कोगुलेटेड लम्प्स आर शेडेड एंड ड्राइड बाय सन और बाय। ठीक है, अब जब हम उसको लेटेक्स जो है कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, वो उसको ड्राई करते हैं, या सन के थ्रू या शेड के थ्रू हम ड्राई करते हैं। ये जो इंसिजन्स है, जो कट्स हम लगाते हैं वीकली बेसिस पर, हम वीक के बाद फिर हम दोबारा फिर से लगाते हैं, और वो लेटेक्स हमें ऑब्टेन होता है। फिर हम उसको जो है क्रूड पे पेन पर हम इसको प्योरीफाई करते हैं डिस्टिल वाटर के थ्रू। ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग अल्कोहल के थ्रू हम फिर हम प्योरीफाई करते हैं। यूज एज एंथलमेंटिक्स यूज होता है, फॉर क्लोरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस यूज होता है, एज अ मीट टेंडराइजर यूज होता है। ये जो है पेपेन डाइजेस्ट कर सकता है 35 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ लीन मीट। फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज हम यूज करते हैं इसको। ये डाइजेस्ट कर सकता है 300 टाइम ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ एग एल्बुमिन को ये डाइजेस्ट कर सकता है। ये यूज होता है एज ए डाइजेस्टेंट के तौर पर हम यूज करते हैं इसको। प्रोटीन इस तरह सिम्टम्स ऑफ स्टोमिक में भी इसको रिलीव करता है। फे, फे, फेकाइन या फिसैन जो है ये है, इसका नेचर जो है आल्सो नोन एज फिसैन इज एंजाइम एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम। अच्छा, फिकस प्रोटीनेजी या फिकस प्रोटीएज भी हम सिनोनिम्स है इसका। बोटानिकल सोर्स का फिसन इज अ लेटेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द फिकस ट्री, फिकस ग्लेबारा और फिकस कैरिका। फैमिली मोरेशी, इसका डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोग्रेनुलर पाउडर होते हैं। ये वाइट या येलोइश इन कलर होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 50 to 55 है, और पीएच जो है 5.0 to 7.5 है। ये पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ये यूज जो है इसका लिमिटेड है, क्योंकि चूंकि इसके कुछ डेंजरस प्रोटीलेटिक एक्टिविटी होती है। ये यूज होता है बियर और कोल इंडस्ट्री में, हाइड्रोलाइजेशन में यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में, ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज होता है, एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट होता है, डाइजेस्टिव एड या ट्रीट के तौर पर भी ये यूज हो सकता है। तो ये सारा था